संसद में बजट पर राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में राहुल गांधी ने लोकसभा में केंद्र सरकार को जमकर घेरा। राहुल ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि देश चलाने के लिए केंद्र और राज्य के बीच संवाद जरूरी है। भारत कोई साम्राज्य नहीं है, राज्यों को दबाया नहीं जा सकता। राहुल ने केंद्र सरकार को अमीरों की सरकार बताया, वहीं रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर हमला किया। राहुल ने केंद्र पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। कि आपने भी अपने भाषणों में रोजगार के बारे में कुछ नहीं कहा। कितना रोजगार पैदा किया गया है, किस प्रकार किया गया है, उसके बारे में आपने नहीं बोला और आप बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो हिंदुस्तान का युवा आपकी ओर देख के कहेगा कि ये मजाक कर रहे हैं। राहुल ने पाकिस्तान और चीन को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि केंद्र सरकार की खराब नीतियों की वजह से चीन और पाकिस्तान एक हुए। राहुल ने कहा कि डोकलाम और लद्दाख को लेकर चीन की योजना से साफ है कि भारत की विदेश नीति में काफी गलतियां हैं। वहीं पेगासस के इस्तेमाल को लेकर सरकारी तंत्र के इस्तेमाल करने की बात कही। राहुल ने किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार राजा की तरह बर्ताव कर रही है, जहां राजा किसी की आवाज नहीं सुनता। आपने असंगठित सेक्टर को राहुल गांधी के बयान पर मोदी सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कानून मंत्री रिजिजू भी भड़क गए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग व न्यायपालिका पर टिप्पणी के लिए राहुल माफी मांगे। कानून मंत्री ने ट्वीट करके कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के प्रति उनके मन में कोई सम्मान नहीं है। केवल भारत के कानून मंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि एक सामान्य नागरिक के तौर पर भी मैं राहुल गांधी के उस बयान की निंदा करता हूं जो उन्होंने देश के न्यायिक व्यवस्था का चुनाव आयोग को लेकर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी राहुल के बयान पर ऐतराज किया है। उन्होंने कहा कि राहुल ने कहा कि हम गणतंत्र दिवस पर विदेशी मेहमान नहीं पा सके, जबकि सब जानते हैं कि हम कोरोना काल से गुजर रहे हैं। 5 सेंट्रल एशिया के देशों के राष्ट्रपति आने वाले थे, पर कोरोना की वजह से नहीं आए। विदेशी संबंधों को लेकर राहुल के बयान पर जयशंकर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। यूपी में आज भी प्रचार का हाई प्रोफाइल दिन है। सभी दलों का जोर वेस्ट यूपी पर है। अमित शाह, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी के साथ साथ राजनाथ और मायावती की भी आज रैलियां हैं। मायावती की आज गाजियाबाद में रैली है। मायावती ने कहा कि सारी ओपिनियन पोल गलत साबित होंगे। अमित शाह आज अनूप शहर, डिबाई और लोनी में प्रचार करेंगे। कई जगहों पर शाह घर घर संपर्क करेंगे। 12 बजे अनूप शहर में उनकी पहली रैली है। राजनाथ सिंह की सभाएं नौगांव और कांठ में है। शाम को उनकी रैली कुंदरकी में है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी महोबा में प्रचार करते दिखेंगे। प्रियंका गांधी भी आज वेस्ट यूपी में प्रचार करेंगी। कांग्रेस महासचिव सियाना और अनूप शहर में वोटरों से बात करेंगी। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी आज बुलंदशहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। दोनों सियाना, खुर्जा, बुलंदशहर, सिकंदराबाद, अनूप शहर और नोएडा में भी प्रचार करेंगे। यूपी की सियासत में गर्मी वाले बयान पर घमासान जारी है। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बुलंदशहर में गर्मी वाली बात कही, तो वहीं अखिलेश ने इसे योगी सरकार की खींच बताया। वहीं इस मामले में चुनाव आयोग ने संज्ञान लेने की बात कही। जयंत चौधरी ने भी गर्मी वाले बयान पर पलटवार करते हुए चर्बी उतारने की बात कही। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। चुनाव आयोग की रैलियों में ढील के बाद सारी पार्टियों ने पश्चिमी यूपी में जोर लगा दिया है। अमित शाह ने अलीगढ़ में डोर टू डोर प्रचार किया, तो वहीं राजनाथ सिंह ने लखीमपुर खीरी में बीजेपी के समर्थन में वोट मांगे। वहीं अखिलेश और जयंत की जोड़ी ने शामली में रोड शो किया। मायावती ने भी अपने चुनावी प्रचार का आगाज किया और आगरा में जनसभा को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की है। 12 सीटों पर एसपी ने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। रायबरेली सीट से आरपी यादव को मैदान में उतारा है, जो कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई अदिति सिंह के खिलाफ ताल ठोकेंगे। वहीं श्रावस्ती सीट से एसपी ने असलम रायनी को टिकट दिया है। वो हाल ही में बीएसपी से बगावत कर एसपी में शामिल हुए थे। वहीं श्रावस्ती सीट पूर्व विधायक हाजी मोहम्मद रमजान की थी, जिन्हें बहराइच की मटेरा विधानसभा से टिकट दिया गया है। मटेरा सीट पर पहले एसपी के यासर शाह विधायक थे, लेकिन इस बार उन्हें सपा ने बहराइच सदर से टिकट दिया है।
कांग्रेस ने उत्तराखंड कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया है। इस दौरान प्रियंका ने उत्तराखंड स्वाभिमान प्रतिज्ञा रैली को संबोधित किया। प्रियंका ने कहा कि राज्य में उनकी सरकार बनने पर रसोई गैस की कीमतें 500 रुपए से ज्यादा नहीं होंगी। युवाओं को 4 लाख रोजगार दिलाए जाएंगे। वहीं टूरिज्म पुलिस की अलग फोर्स बनेगी, जिससे और रोजगार बढ़ेंगे। सरकारी रोजगार में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कल सीएम योगी गोरखपुर से पर्चा भरेंगे। इस दौरान अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। योगी गोरखपुर सदर से नामांकन करेंगे। भाजपा ने अपने दोनों प्रमुख चेहरों के नामांकन कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी में है। योगी के नामांकन में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री और यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित पार्टी के तमाम अन्य नेता भी वहां उपस्थित रहेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज कौशाम्बी की सिराथू सीट से अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई अन्य नेता मौजूद रहेंगे। लखनऊ के सरोजनी नगर से टिकट कटने के बाद पहली बार स्वाति सिंह मीडिया के सामने आई। उन्होंने समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलों को खारिज कर दिया। उधर सरोजनी नगर से सपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इससे सारी अटकलें खत्म हो गई। 5 फरवरी को जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र। संकल्प पत्र को जेपी नड्डा, अमित शाह और सीएम योगी मिलकर करेंगे लॉन्च। संकल्प पत्र में बीजेपी यूपी के लिए तमाम वादे कर सकती है। पंजाब में सीएम उम्मीदवार के चुनाव के लिए कांग्रेस जनता की राय ले रही है। जनता से चन्नी और सिद्धू के बारे में राय ली जा रही है। कांग्रेस ने पहले ही कह दिया था कि जल्द ही वो पंजाब में सीएम चेहरे का ऐलान करेगी। सिद्धू भी इसके लिए लगातार दबाव बनाए हुए हैं। पंजाब कांग्रेस में सीएम उम्मीदवार को लेकर चल रहे सर्वे के बीच सिद्धू माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने भवन में ही रात गुजारी। अगले साल से इनकम टैक्स रिटर्न में क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई की जानकारी देनी होगी। इसके लिए आईटीआर फॉर्म में क्रिप्टो की कमाई और टैक्स भुगतान की जानकारी देने के लिए अलग से कॉलम शामिल किया जाएगा। सरकार ने घोषित बजट 2022-23 में क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स वसूलने की घोषणा की है। साथ ही क्रिप्टो करेंसी में होने वाले किसी भी ट्रांजैक्शन पर 1% का टीडीएस भी लगेगा। केरल में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 52,199 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 29 लोगों की मौत हो गई। केरल में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 3,77,823 है। वहीं इस महामारी से अब तक राज्य में 56,100 लोगों की मौत हो चुकी है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 96 रन से हराया। एंटीगुआ के कुलीज क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 290 रन बनाए। भारत की ओर से कप्तान यश धुल ने कप्तानी पारी खेलते हुए 110 रन बनाए। उप कप्तान शेख रशीद ने 94 रन की पारी खेली। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 41.5 ओवर में 194 रन पर ऑल आउट हो गई। फाइनल में भारत का सामना 1998 के चैंपियन इंग्लैंड से होगा। ये मैच 5 फरवरी को सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया पर जीत के साथ 4 बार की चैंपियन भारतीय टीम लगातार चौथी बार और रिकॉर्ड 8वीं बार फाइनल में पहुंच गई है। वेस्ट इंडीज से वनडे सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया के कई खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इनमें शिखर धवन और ऋतुराज गायकवाड़ भी शामिल हैं। बीसीसीआई आज सभी खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट कराएगी। 6 फरवरी को अहमदाबाद में सीरीज का पहला वनडे होना है। सभी संक्रमित खिलाड़ी और स्टाफ क्वारंटीन कर दिए गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव और बढ़ गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में इस बात का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन की सीमा पर रूस ने 1 लाख से अधिक सैनिकों की तैनाती कर दी है। हालांकि अभी भी वो इस बात से इनकार कर रहा है कि उसकी योजना सैन्य हमले की है। टर्की ने इराक और उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर किया हमला। टर्की रक्षा मंत्रालय के मुताबिक टर्की के फाइटर जेट्स ने इराक और उत्तरी सीरिया में प्रशिक्षण शिविरों और गोला बारूद के भंडारण क्षेत्रों पर किए हवाई हमले। कुर्द लड़ाकों को भी बनाया निशाना। बेल्जियम में यूरोपीय संघ आयोग के बाहर पर्यावरणविदों ने एक प्रस्ताव का अनोखे अंदाज में विरोध किया। इस प्रस्ताव के तहत कुछ बड़े गैस और परमाणु संयंत्रों को
ग्रीन इन्वेस्टमेंट के तहत लेबल करने की इजाजत देने की उम्मीद है। एक्वाडोर के अमेज़न क्षेत्र में तेल रिसाव गंभीर समस्या बनती जा रही है। तेल फैलकर कोका नदी और नेपो नदी तक पहुंच गया है। इस रिसाव से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। एक महत्वपूर्ण तेल पाइपलाइन पर पत्थर गिरने से पाइपलाइन टूट गई। अमेरिका के पूर्वी राज्य वर्जीनिया में मंगलवार को गोलीबारी में 2 अधिकारियों की मौत हो गई। पुलिस इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अमेरिका में नॉर्थ कैरोलिना राज्य में एक फर्टिलाइजर प्लांट में भीषण आग लग गई। आग के बाद प्लांट के 1 किलोमीटर दायरे से 6000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे के वक्त प्लांट में 600 से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट था मौजूद। अमेरिका के नॉर्थ डकोटा में बर्फबारी से जनजीवन बेहाल है। सबसे ज्यादा बुरा हाल सड़कों का है। अधिकारियों ने ग्रैंड फोर्क्स से कनाडा की सीमा तक 29 अंतर्राज्यीय सड़कों को बंद कर दिया है। साथ ही कई इलाकों में बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी की है। 29 अप्रैल 2020 को अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में गिरी बिजली ने दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अमेरिका के 3 राज्यों में आसमान से 767 किलोमीटर लंबी बिजली गिरी थी, जिसकी माप को अब नापा गया है। फ्रांस में कोरोना पाबंदियों को पूरी तरह से हटा लिया गया है। अब यहां घरों से बाहर निकलने पर मास्क पहनने की अनिवार्यता को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। साथ ही स्टेडियम में एंट्री के लिए ढील दे दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के सभी देशों से कोरोना संबंधी नियमों को धीरे धीरे खत्म करने की अपील की है। संगठन ने कहा है कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और नए म्यूटेंट भी दिखाई दे सकते हैं, इसलिए प्रतिबंधों में तेजी से ढील देना जल्दबाजी होगी।